हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समाकलन की। समाकलन एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहली बार यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद लगातार जितने भी हाई क्लासेस में आप पढ़ेंगे वहाँ आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में, एक इम्पोर्टेंट पेपर के रूप में रहा करेगा। तो क्या है समाकलन, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समाकलन। देखिए समाकलन क्या होता है। हमने अवकलन पढ़ा है पीछे, तो अवकलन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक फलन f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसमें प्राप्त होता है, f'(x) के रूप में, या जिसे हम अवकल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक। तो समाकलन है वो अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। यानी आपको यदि किसी फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात है, कोई फंक्शन है y या f(x), उसका हमें अवकल गुणांक पता है, तब ये अवकल गुणांक किस फलन का है ये प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, समाकलन। तो ये ऐसे करना तो क्या कहलाता है, अवकलन। और इसे उल्टी प्रोसेस में ले जाना यानी उल्टी प्रक्रिया करना, वो क्या कहता है, समाकलन कहलाता है। ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कि cos x, इसका समाकलन क्या होगा, तो cos x किस फलन का अवकलन है। अब याद कीजिए cos x किस फलन का अवकलन है, ये किसके dy/dx के बराबर होता है। y क्या होगा कि dy/dx cos हो, तो y का पता कीजिए। cos x इसका अवकलन होता है sin x का। तो हम यूं कह सकते हैं कि cos x का जो समाकलन है वो होता है sin x। क्या होता है, sin x। अब ये dx क्या है, जैसे हमने अभी कहा कि अवकलन करते हैं तो हम dx को कहां लिखते हैं, नीचे, यानी x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन होगा तो पता किससे चलता है, नीचे लिखे हुए चर राशि से। तो यहां dx लिखा हुआ है, इट मीन्स y का x के सापेक्ष अवकलन है। जबकि ये उल्टी प्रक्रिया है समाकलन, तो ये है समाकलन का चिन्ह, और cos के साथ में ये जो dx लिखा हुआ है, ये dx ये बताता है कि समाकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहां कैसा पद लिखा हुआ है। यदि यहां dx है तो x के सापेक्ष है समाकलन, यदि यहां dt है तो t के सापेक्ष है समाकलन, यदि यहां पर dy है तो y के सापेक्ष है समाकलन। ठीक है, वहां हर में है तो यहां किस में आ गया है, अंश में। उल्टा हो गया है, जो बटे में था अब वो अंश की जगह पर है। तो समाकलन कह रहे हैं उल्टी प्रक्रिया है, तो सभी काम उल्टे होंगे यहां पर। ऐसे ही यदि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि a के सापेक्ष समाकलन, तो dA क्या लिखा हुआ मिलेगा, dA। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है वो आपको यहाँ फलन के आगे लिखा हुआ जो भी पद है उससे हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो टर्म्स आ रही है वो बता देगी कि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है। ये समाकलन का चिन्ह है। जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उसे हम समाकल्य कहते हैं या इंटीग्रेंड कहते हैं। ठीक है, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो राशि आपको यहां पता लग ही जाएगी, और प्राप्त होने वाली जो राशि होती है उसे हम समाकल कहते हैं या इंटीग्रल कहते हैं। समाकल्य क्या होता है, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, प्राप्त होने वाली राशि क्या है। तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया यानी प्रति अवकलज, समाकलन को क्या कहते हैं, प्रति अवकलज कहते हैं। तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया या कहें तो प्रतिलोम प्रक्रिया है, वही समाकलन है। तो अब आप यदि ऐसा जानते हैं कि आपको कोई भी फलन मिला है और वो फलन कौन से फलन का अवकल गुणांक है ये पता कर लेते हैं, तो आप समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ समझाते हैं, यहाँ पे कुछ मानक सूत्रों के बारे में बात करते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि समाकलन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि हमारे पास, हम पढ़ा तो रहे हैं इसे कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो आपके हिसाब से इसका मतलब समाकलन है वो अवकलन ज्ञात होने के बाद में प्रोसेस में आया या फिर इसकी खोज बाद में हुई, लेकिन ऐसा नहीं है।
पहले समाकलन की खोज हुई है और उसके बाद अवकलन की, लेकिन हम इसे अवकलन को बेस्ड होकर के ही पढ़ाते हैं। कारण है उसका, क्योंकि अवकलन के बाद समाकलन को प्राप्त करना बहुत ही सरल हो गया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अवकलन पहले पढ़ते हैं और समाकलन उसके बाद में पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में पहले समाकलन की खोज हुई और उसके बाद अवकलन अस्तित्व में आया। समाकलन की खोज क्यों हुई? क्योंकि बड़े बड़े समतलीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालने के लिए उनके छोटे छोटे अल्पांश कर दिए जाते थे और उनका अनंत पदों तक का यहाँ पर बहुत सारे पद जो कि अनंत की तरफ अग्रसर थे, उन सभी के लिए क्षेत्रफलों का योग निकालने के लिए यानी समेशन करने के लिए ही समाकलन का यूज हुआ। समेशन नाम से ही समाकलन पड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं समाकलन को कैसे प्राप्त करेंगे। कुछ मानक सूत्र ज्ञात करेंगे जो कि अवकलन से ही हमको मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं उनके भी। ये देखिए, अवकल गुणांक हमको यदि दिया गया है, यदि हम जानते हैं कि x2 पावर n+1 अपॉन n+1 है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पढ़ा है हमने कि घातांक हमारे पास नियम है एक कि x2 पावर n+1 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो 1/n+1 तो कांस्टेंट संख्या है, ऐसे ही रह जाएगी अचर संख्या। x2 पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n+1 गुणा में आ जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी यानी n हो जाएगा। ये होता है डिफरेंशिएशन, ये कट जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x2 पावर n। तो यानी अवकल गुणांक हमारे पास x2 पावर n है। किस फंक्शन का है? इसका है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। हमने कहा इसकी विपरीत प्रक्रिया, जो अवकल गुणांक है उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो हमें मूल फलन प्राप्त हो जाता है जिसका कि डिफरेंशिएशन किया गया था। तो x2 पावर n का आप समाकलन करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा, यानी प्रति अवकलज के रूप में या कहें तो समाकलन के रूप में ये मान होगा। पर देखो मैंने यहां c लगा दिया है। इस c को कहते हैं समाकल स्थिरांक। क्या कहते हैं? समाकलन स्थिरांक कहते हैं। ये क्या होता है और क्यों लगाया जाता है उसका भी हम आपको एक रीजन दे देते हैं। मान लीजिए ये जो फंक्शन है वो थोड़ी देर के लिए आपके पास x2 पावर 3 और प्लस में 5 है। थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा ले लिया है कि ये फंक्शन इस टाइप का है। ठीक, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना मिलेगा? 3x² ही मिलेगा। एक और मैं दूसरा फंक्शन लेता हूं x³ प्लस में 1, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो भी कितना मिलेगा? 3x²। यदि मैं केवल x³ का डिफरेंशिएशन करता हूं तो भी कितना मिलेगा? 3x²। यदि मैं x³ माइनस 2/3 का डिफरेंशिएशन करता हूं तो भी कितना मिलेगा? 3x²। इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हमको मिल रहा है ये डिफरेंशिएशन बहुत सारे फंक्शंस का है, जिसमें चर राशि वाला पद तो सेम है पर अचर राशि बदल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 0 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगी? अचर राशि होगी। तो यहां इन सभी में हमने संख्या लिख दी अचर राशि। क्यों? अब एक विशेष बात, अवकल गुणांक हमेशा प्रत्येक फलन का अद्वितीय होता है, यानी केवल एक होता है, जबकि समाकलन है वो प्रत्येक फलन का अद्वितीय ना होके अनंत फलनों के रूप में होता है। या फिर यूं कह लीजिए जो भी फंक्शन हमारे पास यहां पर निकल के आया उस फलन के कुल को प्रदर्शित करता है, एक पूरे वंश को प्रदर्शित करता है। यहां इस टाइप के यानी इस प्रकार के गुणधर्मों को प्रदर्शित करने वाले बहुत सारे फलनों का एक समूह है। जो जो आप सी वास्तविक संख्या यहां पर रखते जाएंगे आपके पास अलग अलग फलन प्राप्त हो जाएंगे, जिनमें से कुछ का मैंने उदाहरण यहां पर दिया। ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, सभी x³ वाले हैं। सही है, बस इसमें फर्क क्या आ रहा है? केवल अचर राशि बदल रही है और सबका डिफरेंशिएशन देखो वही है। इसका मतलब ये सिमिलरिटी वाले ही फंक्शन है, बस क्या बदला? अचर राशि बदली। तो अचर राशि कितनी है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिखा? उसकी जगह c लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी हम इंटीग्रेशन करेंगे उसके साथ में क्या आएगा? c। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? c लिखने का रीजन क्या है तो मैं बताऊं। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है अनिश्चित समाकलन। कैसा? अनिश्चित। और एक होता है निश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन क्या है? जहां पर हमारे पास c की वैल्यूज पता नहीं है उसे कहते हैं अनिश्चित समाकलन। जहां समाकलन स्थिरांक नहीं पता, यानी एक बड़ा समूह
फलन का एक समूह या वंश हमारे सामने निकल करके आता है, वो समाकलन कहलाता है अनिश्चित समाकलन, क्योंकि वहां c की वैल्यूज पता नहीं होती। लेकिन कुछ विशेष शर्तों के साथ, विशेष कंडीशंस के साथ में आप यदि c का मान निकाल लेते हैं तो फिर वहां पर हमारे पास एक निश्चित फलन आएगा। वो उन फलनों का समूह नहीं होगा, वंश नहीं होगा, यानी केवल एक, इस प्रकार के समाकलन को निश्चित समाकलन कहते हैं। जब c की वैल्यूज मिल जाए तो निश्चित समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि c नहीं पता है तो वो अनिश्चित समाकलन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल बात करेंगे एक्सरसाइज 9, वो अनिश्चित समाकलन की है। ठीक, इसकी का एक पार्ट, इसी यूनिट का पार्ट समाकलन का 10वीं प्रश्नावली भी है, जो किस रूप में है, निश्चित समाकलन के रूप में है। तो 9 और 10 दोनों प्रश्नावलियां मिला करके बोर्ड एग्जाम में अब तक कितने अंक की हैं, 12 अंक की आती हैं। ये भी समझ लीजिए अंकों का फेर भी कि 9वीं और 10वीं दोनों प्रश्नावलियां हैं वो मिल करके 12 अंक की बोर्ड एग्जाम में आती हैं। इस बार थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से इस साल थोड़ा सा सिलेबस को शॉर्ट किया जा रहा है। अभी तक वो गाइडलाइन आई नहीं है कि सिलेबस कितना शॉर्ट हो रहा है। कहा गया है 40% तक शॉर्ट होगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स हटेंगे और किस प्रकार से इन्हें दोबारा सिलेबस में उनको बताया जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज कितने अंक की होगी। मैं फिलहाल पीछे का जो हमारे पास अब तक का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि 9वीं और 10वीं प्रश्नावली हैं वो कुल मिला के 12 अंक की हैं। और 12 अंकों में अंक और प्रश्न की बात मैं करूं तो यहां प्रश्नों की संख्या कितनी है और वो कितने कितने अंक हैं। तो आपको यहां 1 अंक का एक प्रश्न मिलता है, और 2 अंक का भी एक प्रश्न यहां से आता है, 3 अंक का भी एक प्रश्न यहां से प्राप्त होता है, और 6 अंक का एक प्रश्न यहां से मिलता है। यानी पेपर में 4 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, और चारों टाइप के क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से आते हैं। इट मींस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप छोटे से क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ सकते हैं, आप मिडिल साइज वाले क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ सकते हैं, और आप बड़े प्रश्नों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सब टाइप के प्रश्न आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ छोटे भी आते हैं, तो मिडिल साइज के भी आते हैं, तो बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके पास 4 प्रश्न इन 2 एक्सरसाइजों में से, मोस्टली 10वीं प्रश्नावली में से 6 अंक का प्रश्न होता है, पर कभी कभी वहां से 3 का हो जाता है, तो 6 का 9 में से हो जाता है। बाकी ये आपके पास है ही लगभग कि 1, 2 और 3 6 अंकों के प्रश्न 9वीं प्रश्नावली में से, और ये 6 अंक का एक प्रश्न है वो 10वीं में से मोस्टली होता है। लेकिन कभी कभी ये बदल जाते हैं, 3 6 उल्टे, 6 ऊपर वाले में तो 3 नीचे वाले में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी अंकों की, लेकिन इस बार में थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो वो जब भी हमें मिलेगा सिलेबस, हम एक दिन पूरे दिन सिलेबस की ही बात करेंगे, एक पूरा वीडियो हम सिलेबस पे लेके आएंगे। पर उससे पहले चलिए हम वापस आगे बढ़ते हैं अपने ही टॉपिक की तरफ। तो देखिए, पहला था x⁴n+1 अपॉन n+1 + c। इसका डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो n+1 गुणा में आएगा, n+1 कट जाएगा, x⁴n आपके पास रह जाएगी। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होगा, जो भी कोष्टक में लिखा हुआ है, यानी प्रति अवकलज के रूप में वो मान आपके पास आ जाएगा, समाकलन के रूप में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं log x का, कितना होता है 1/x। इसका मतलब 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो e⁻x का समाकलन भी क्या होगा, e⁻x होगा। ठीक है, c जोड़ते जाना है सभी में, क्योंकि c समाकल स्थिरांक है। यहाँ की हम बात कर लें तो d/dx a⁻x अपॉन log EA, आप चाहे तो प्लस से यही लिख सकते हो। इस a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log EA, log EA से log EA कट जाएगा, a⁻x मिलेगा। तो यानी a⁻x का इंटीग्रेशन या कहें तो समाकलन है वो, ये जो कोष्टक का मान है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस के cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस का sin x मिलेगा, इट मींस sin x का समाकलन माइनस का cos x हो जाएगा। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का समाकलन sin x हो जाएगा, यानी उल्टा लिखना है उधर वाला। तो ये sec² x आ रहा है tan x का डिफरेंशिएशन, तो sec² x का समाकलन क्या बनेगा, tan x बन जाएगा। ऐसे ही माइनस के cot x का डिफरेंशिएशन cosec² x होता है, तो cosec² x का इंटीग्रेशन है वो माइनस का cos x हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं कुछ और मानक सूत्र। देखिए 9वां देखिए d/dx sec x प्लस c। sec x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x tan x आता है, इट मींस sec x tan x का समाकलन किया जाए तो क्या मिल जाएगा, sec x प्लस c मिल जाएगा। ऐसे ही माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x
तो कोसेक एक्स कोट एक्स का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास माइनस का कोसेक एक्स आ जाएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेम कोट इनवर्स के लिए बात करें तो माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। आप दोनों में देखोगे सच्ची दोनों एक जैसे ही हैं, एक में प्लस का एक में माइनस का चिन्ह है बस, तो मान टेन और कोट में कन्वर्ट होकर हमें कैसे पता लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेन का यूज लो चाहे कोट का यूज ले लीजिए, उससे यदि यहाँ पे पॉजिटिव यूज लेते हो तो उसकी जगह आप माइनस का कोट इनवर्स एक्स, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि टेन इनवर्स एक्स और माइनस का कोट इनवर्स एक्स इक्वल ही होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, कभी सोच लो कि साहब टेन इनवर्स एक्स है और बराबर में माइनस का कोट इनवर्स एक्स लिख दो, हो जाएंगे बराबर, क्योंकि माइनस से गुणा करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा लिख दो, कभी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसा, सेकेंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में कि tan इनवर्स एक्स और प्लस में कोट इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। वो π/2 यहां पर नहीं मिल रहा है जबकि 0 मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आप ये मत समझ जाना कि ऐसा होगा। ठीक है, ये केवल वैल्यूज मिल रहे हैं इस टाइप में, लेकिन आप इसका अर्थ मत समझना कि दोनों इक्वल होंगे, कैसे भी लिखे जा सकते। ठीक, तो चलिए बराबर नहीं समझना है उनको, बस इतना ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या कह देंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा समाकलन। सेम कोस इनवर्स एक्स के लिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा इसमें, तो माइनस वाले पद के लिए हम कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास 1/x रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन है, वो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, कुछ और हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। और देखिए 16वां है हमारे पास d/dx कोसेक इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और समाकलन करेंगे इस वाले पद का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ और मैंने लिखे हैं, इन पे भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, तो अब कहीं पर भी 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो सीधा सामान मिलेगा कितना, रूट एक्स। तो यहाँ आप घात नियम वगैरह लगाओगे, इसे अंश में ले जाओगे, घात -1/2 करोगे, इतने प्रोसेस करोगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है आपके लिए कि हम इसे सीधा यूज लेंगे। 1/2 रूट एक्स होना चाहिए, उसकी जगह हम कितना काम में ले लेंगे, रूट एक्स काम में ले लेंगे। ठीक है, और आगे देखें d/dx c क्या है, अचर पद है, तो अचर फलन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इट मींस 0 का यदि कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो क्या आएगा, उसकी जगह c अचर संख्या आ जाएगी। माइनस का 1/x है, या कहें तो 1/x है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का है तब तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और यदि प्लस का है 1/x तो आ जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x हो जाएगा। तो ये कहीं कहीं हमारे पास बार बार काम आएंगे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर आपके लिए बना करके ही लिख दिया है कि आपको वैसे ना निकालना पड़े बार बार, तो आप डायरेक्टली इनको यूज ले सकते हो। तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए हैं समाकलन के, मानक सूत्र हैं, इनमें यदि किसी प्रकार की और अन्य कहीं चेंजिंग होती है, ये सभी x में लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे तो यदि x की बजाय कोई और अलग फंक्शन यहां पर मिलता है तो फिर वहां भी ये चीज ध्यान रखनी है। यदि केवल x और x का गुणांक है तो ध्यान रखना, जब गुणांक अवकलन करते हैं तब तो आता है गुणा में, लेकिन समाकलन करते हैं तो x के गुणांक का हमेशा भाग लगता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तब हम आपको ये चीज समझाएंगे कि भाग ही क्यों लगता है। फिलहाल आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे समाकलन के गुणधर्मों की। तो समाकलन के गुणधर्म है, उनमें से कुछ की हम बात कर रहे हैं। यदि किसी फलन के गुणा में कोई अचर संख्या आती है, कोई वास्तविक संख्या है, हम उसका समाकलन कर रहे हैं, तो वास्तविक संख्या को आप बाहर हटा दीजिए, यानी वास्तविक संख्या का समाकलन नहीं होगा, केवल x से रिलेटेड जो फंक्शन है उसी का समाकलन होगा। ठीक, ये पहला गुणधर्म है कि क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। fx और gx का योग है या अंतर है, योग या अंतर के रूप में यदि आपके पास कोई दो फलन है या दो से ज्यादा फलन है, उनके ऊपर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो इंटीग्रेशन है वो इन फलनों के अलग अलग योग या अंतर के मान के बराबर होगा। ठीक है, फलनों के अलग अलग समाकलन निकाल लिए जाए, उनको जोड़ दिया जाए, यदि योग हो रहा है तो योग कर दिया जाए, अंतर है तो घटा दिया जाए, ठीक, उसी मान के समान होगा। यानी यहां पर इंटीग्रेशन है वो वितरित हो जाएगा सभी फलनों पर।
वैसे जीरो के लिए इंटीग्रेशन c होता है, और किसी अचर संख्या का इंटीग्रेशन करेंगे तो अचर संख्या का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, अचर संख्या गुणा में x मिलेगा, क्योंकि dx का समाकलन क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो चीज ध्यान रखनी है, कहीं पर भी dx मिलता है तो समाकलन क्या होता है, x होता है, यानी एक डॉट dx कह सकते हो आप इसे। तो ये dx का समाकलन x हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास समाकलन से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। अब कैसे हल करना है समाकलन से रिलेटेड प्रश्नों को, हमें समाकलन कैसे प्राप्त होगा, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, और उसका फर्स्ट पार्ट है x की पावर 6 है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे x टू पावर 6 का। तो x टू पावर 6 dx, तो हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 1 और बढ़ जाएगी 6 प्लस 1, क्योंकि सूत्र यही था। लिख दो यहां पे सूत्र को, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। वैसे अवकलन से भी इसे याद रख सकते हो, अवकलन में एक घात कम होती है, समाकलन उसकी विपरीत प्रक्रिया है, उल्टी है, तो यहां पर एक घात बढ़ेगी। और पहले अवकलन करते थे तो घात गुणा में आती थी, अब घात का भाग लग रहा है, उल्टा हो गया सारा, गुणा की बजाय भाग लग रहा है और घटने की बजाय बढ़ रही है, ठीक। तो यहां पर एक घात बढ़ा दी हमने और नीचे भी एक मान बढ़ जाएगा यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, x टू पावर 6 और dx इक्वल टू x टू पावर 7 अपॉन 7 और प्लस में c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। रूट x को देखिए, रूट x को हम क्या कह सकते हैं, x की घात 1/2 कह सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए समाकलन करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज आएगा, घात 1 और बढ़ा देंगे, 1/2 में 1 बढ़ाएंगे, नीचे भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, तो 1 और आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगी 3/2 घात, और नीचे भी 3/2, इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे तो ये 2/3 और x की पावर 3/2, और लास्ट में समाकल स्थिरांक आपको जरूर जोड़ना है c, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। या वैसे लगने को तो यही लगना चाहिए, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए से सबके लास्ट में अंत में लगाते हैं, तो आपको लास्ट में लिखते वक्त c लगाना है। आगे आ जाइए थर्ड पर, ये जो फंक्शन है हमारे पास fx, ये थोड़ा सा बटे में आ रही है संख्या, घात 4 है नीचे, तो ये x² प्लस 1 बटे x की घात 4। हमने ऐसा गुणधर्म कोई नहीं पढ़ा जिसमें हर की बात हो रही है, लेकिन यहां हो रही है, तो हम हर वाली संख्या को हटाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, यहां पर हम इसमें भाग देंगे, तो x² में भाग देंगे x की घात 4 का, और दूसरा हम भाग देंगे 1 में x की घात 4 का, ठीक। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1/x² और यहां पे हो जाएगा 1/x की घात 4, जिसको मैं यूं कह सकता हूं x की घात -2। हालांकि मैं इसका पीछे बता भी चुका हूं, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, और इसे लिख सकता हूं x की घात -4। अब करेंगे हम समाकलन, इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस में x की पावर -4 इनटू dx। तो हम इन दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे। इस वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात -2 प्लस 1 और नीचे भी -2 प्लस 1, सेम ऐसे यहाँ x की घात -4 1 जोड़ देंगे, यही सूत्र लग रहा है फिर से, और -4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, x की घात -1 बटे -1 और यह x की घात -3 बटे -3, ठीक है। तो हम घात माइनस में है, वापस नीचे ले आएंगे तो माइनस का 1/x और इसे लेके आएंगे तो माइनस में 1/3, 3 तो ये रहा, और x की घात 3 और प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। यहां आ जाइए चौथे पे, चौथा बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास, 1/√x dx, इसका समाकलन चाहिए। वैसे तो हम इसे अंश में लेके जाएं, लेकिन हमने एक सूत्र पढ़ा पीछे, क्या था कि 1/2√x dx, इसका समाकलन सीधा होता है √x। तो यहां 2 नहीं था, मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 एक अचर संख्या है, समाकलन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। तो ये वैल्यू 1/2√x है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, √x, और बाहर कितना और है 2 और प्लस में समाकल स्थिरांक c। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 2 को देखिए, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c अपॉन x इंटू dx का समाकलन ज्ञात कर दीजिए, क्या होगा। तो यहां पे इसका मान हम निकालें तो हम इसे यूं कह सकते हैं, मान लिया मैंने इंटीग्रेशन को i के रूप में लिख दिया है, a इस x का भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा ax, bx में x का दूंगा तो b, और c में x का दूंगा तो c/x इंटू dx। अब तीनों का हम समाकलन कर देंगे, आप चाहे तो तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, नहीं तो यहां समाकलन करते जाइए। a कांस्टेंट संख्या है, x का इंटीग्रेशन होगा,
प्लस b कांस्टेंट संख्या है, केवल dx का इंटीग्रेशन होगा, और c कांस्टेंट संख्या है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, गुणधर्म काम में ले लिया, तीन फलन थे, तीनों को अलग अलग कर दिया है। अब बताइए a x का इंटीग्रेशन x²/2, घात नियम लगाएंगे, एक घात बढ़ जाएगी और नीचे उतने का ही भाग लग जाएगा, घात 2 है तो 2 का ही भाग लग जाएगा, प्लस b dx का इंटीग्रेशन x होता है, बताया था अभी गुणधर्मों में ही, और साथ साथ में यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन है, वो क्या होता है, log x होता है, और लास्ट में आपको अचर यानी समाकल स्थिरांक और जोड़ना है, c आ रहा है इसलिए मैंने इसको c1 लिख दिया है, या फिर आप k भी लिख सकते हो या कोई अन्य अचर राशि के रूप में इसे प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये हमारे पास एग्जांपल 2 हुआ। 3 पे आ जाइए। 3 में कहता है इंटीग्रेशन sin² x अपॉन 1 + cos x इंटू dx का मान बताइए कितना होगा। हम इसे हल करें तो ये है sin² x और नीचे 1 प्लस में cos x। हमें नीचे वाली संख्या को हटाना है कैसे भी करके, क्योंकि ऐसा हमने समाकलन नहीं पढ़ा है, ना ऐसे गुणधर्मों में आया है कि हमारे पास हर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin² की जगह पर सर्व समीका काम में लेंगे, 1 माइनस में cos² x और नीचे 1 प्लस cos x है ही। तो ये आपको सवाल देखते समझ में आना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। स्क्वायर में था इसलिए हमने स्क्वायर के रूप में मान काम में ले लिया है, जो कि cos में ही कन्वर्ट हो गया। इसके आप 2 गुणनखंड कर सकते हो, 1 माइनस का cos x और 1 प्लस में cos x, और नीचे क्या है 1 प्लस में cos x और इंटू dx। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कट जाएगा और 1 माइनस में cos x dx, ये इंटीग्रेशन हमको करना है। तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया x, और बताइए cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का, तो इसका समाकलन हो गया है साइन, और ये प्लस में c, ये आपके पास आंसर हो गया। या फिर आप माइनस सूत्रों को याद रख लीजिए, यदि आपको डिफरेंशिएशन दिमाग में रटे हुए है ना तो आप फटाफट लिख दोगे। cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का, तो मैंने cos को उठा के जगह क्या लिख दिया है, साइन लिख दिया है। ले लें स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 4 पर आ जाइए, कहता है इंटीग्रेशन x² अपॉन x + 1 इंटू dx, इसका समाकलन करना है। फिर से बटे में x + 1 आ गया है, अंश में भी पद है और साथ में नीचे भी है। नीचे वाले को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए आपको 2 तरीके हैं। या तो आप x² एक बड़ी संख्या है x + 1 से, तो x + 1 का x² में भाग दे दीजिए, नहीं तो एक दूसरा मेथड है, आप उसे काम में ले सकते हो। x² में से एक घटा सकते हो और एक जोड़ सकते हो, ऐसा तो कर ही सकते हो। हटाने का, x + 1 को हटाने का ये तरीका आप यूज ले सकते हैं, एक जोड़िए और एक घटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1 अपॉन x + 1 इंटू dx। मैंने यहां तक का पद अलग कर दिया है और एक में अलग से भाग दे देंगे, 1 अपॉन x + 1 इंटू dx हो जाएगा। यहां वाले के 2 गुणनखंड हो जाएंगे, अंश में x - 1 और x + 1, और नीचे भी क्या है x + 1। ठीक है, सवालों को देख के समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और हम उसे कैसे सरल कर सकते हैं। x + 1 से x + 1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन x - 1 इंटू dx हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन x की बजाय कांस्टेंट संख्या भी है आगे 1, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि x अकेला ही है यानी उसका कोई गुणांक 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसे सीधा लिख सकते हो किसमें, log में, log x + 1 हो जाएगा। 1 अपॉन x की फॉर्म है ये, तो अचर पद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो log x + 1 बनता है। और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और 1 का क्या होता है, x होता है। तो ये आंसर मिल गया आपको, x²/2, 1 के लिए x और log x + 1 और प्लस में c। एग्जाम्पल 5 को देखिए, इंटीग्रेशन √1 + sin 2x है। अब रूट लगा हुआ है और साथ में x ना होके 1 + sin 2x है, तो साइन में फलन है। तो देखो हमने सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब भी ये कहा था कि 11वीं क्लास के सारे फॉर्मूले और साथ में 12वीं में जो हमने इनवर्स के पढ़े हैं वो आपको आने चाहिए, नहीं तो आप आगे इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे सूत्र हमें चाहिए, हम sin 2x का प्रसार लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा 2 sin x cos x होगा। ठीक, लेकिन अभी भी रूट नहीं हटाया जा सकता, तो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, एक साइन कोस के पदों में मान होता है इसका sin² x प्लस में cos² x, तो मैंने एक की जगह इतना रख दिया, और प्लस में 2 sin x cos x है, वो एज इट इज है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा क्या बन गया, हम इस पूरे को देखें तो ये अपने आप में sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर है। ठीक है, और हम इस होल स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है तो रूट हटा देंगे स्क्वायर से, तो वैल्यूज हमको मिल जाएगी sin x प्लस में cos x इंटू dx। और अब समाकलन करेंगे, बताइए साइन किसके लिए डिफरेंशिएशन होता है, माइनस के cos x का, और cos किसका होता है, sin x का। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -cos x + sin x + c। स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल है फिर से त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित है। 1 - में cos 2x है हमारे पास,
तो 1 माइनस कोस 2x का सीधा सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स का भी होता है, 1 कोस 2x का भी होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। ये कट जाएंगे, इंटीग्रेशन साइन बटे कोस क्या होता है 10 स्क्वायर में, इसलिए 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स का सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है क्योंकि हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे सर्वसम्य का काम में लेंगे। 10 स्क्वायर एक्स का मान होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। हम दोनों का समाकलन कर देंगे तो क्या क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस में 1 इंटू dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन होता है वो, और 1 के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और क्या और जोड़ना है c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया 10x माइनस एक्स प्लस सी। सातवें पे आ जाइए, ये भी फिर से आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है और हर में आ रहा है, हमें हर में से हटाना है। हटाने का क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, इसे नीचे वाले 1 प्लस में साइन एक्स है, इसमें चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर देंगे ताकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्टेप्स बन जाए। यानी आप इसे 1 माइनस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन एक्स से अंश हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंश तो आपके पास एज इट इज 1 माइनस का साइन एक्स dx, क्योंकि कुछ गुणा करने के लिए है ही नहीं वहां। नीचे करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी के जरिए हमने इसे गुणा किया, तो ये क्या बन गया आपके पास कोस स्क्वायर। तो हमने कोस स्क्वायर लिखा, कोस स्क्वायर का हम भाग दे देंगे 1 में, तो ये 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स में भी देंगे, तो साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर है, तो कोस एक्स गुणा में कोस एक्स लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो ये क्या बना, ये बन गया sec स्क्वायर एक्स। और यहां की बात करूं तो माइनस में साइन बटे कोस होता है 10 और 1 बटे कोस को हम कह सकते हैं sec x, और हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों ही इंटीग्रेशन हमको ज्ञात है। sec स्क्वायर तो होता है कितना 10x, और 10x sec x को हम कहते हैं कितना sec x, और प्लस में अचर संख्या c। तो समाकलन स्थिरांक जरूर जोड़ना है, ले ले स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 8 देखिए, कहते हैं एक वक्र की प्रवणता dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर द्वारा दी जाती है। यह वक्र है वो बिंदु 1 1 से गुजरता है और कहता है वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें वक्र की प्रवणता पता है, यानी उसका अवकल गुणांक dy बाई dx पता है। dy बाई dx से हम वक्र का समीकरण निकालेंगे, पर वो वक्र का समीकरण ना होकर वक्रों के कुल का समीकरण होगा, वंश का समीकरण होगा। तो एक बड़ा समूह मिलेगा, फिर हम वहां से c की वैल्यूज निकालेंगे। पीछे बात भी की थी हमने कि c कैसे निकालते हैं, वो देखना c कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वक्र की प्रवणता मिली है dy बाई dx, कितना है 2x माइनस में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम इसका समाकलन कर देते हैं, तो dy बाई dx इंटू dx समाकलन करेंगे तो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो इंटू dx जरूर लगाना है, क्योंकि समाकलन के साथ में dx लगाना जरूरी है। जिसके सापेक्ष समाकलन करोगे वो यहाँ पर dx के रूप में आएगा, तो x है तो dx लिखा है। ऐसे ही 2x और माइनस में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ में भी क्या लगाएंगे आप dx। तो ये आपके पास बच जाएगा dy, और यहां पर इंटीग्रेशन 2x dx और माइनस में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहां dy के लिए तो इंटीग्रेशन करने पर y मिल जाएगा, जैसे dx का x होता है वैसे dy का y होता है। यहां की बात करेंगे, दो तो अचर संख्या है, इसका समाकलन होगा नहीं, x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर और बटे में 2, जितनी घात उतने का ही भाग देना है। माइनस में 3 ऐसे कैसे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन हम पीछे बता के आ चुके हैं आपको, कितना होता है माइनस में 1 बटे एक्स होता है। सूत्र के रूप में लिखवाया है हमने इसको ऐसा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है वो कितना होता है माइनस का 1 बटे एक्स होता है। तो ये मान आपको मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3 बटे एक्स और प्लस सी। लास्ट में हम लगा देंगे समाकल स्थिरांक, तो समाकलन स्थिरांक हमने लगा दिया। ये वक्र के समीकरण का एक भाग है, यानी कह सकते हैं वंश है, इसमें से कोई सा एक समीकरण होगा। ये जो वक्र फर्स्ट है, वक्र फर्स्ट एक बिंदु 1 1 से गुजरता है, तो हम इस कुल में से, इस पूरे समूह में से केवल एक वक्र का समीकरण निकाल लेंगे। वो क्या बनेगा, 1 1 से गुजरेगा तो ये बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो रख दीजिए y की जगह 1, x की जगह 1, प्लस में 3 बटे 1 और प्लस में c, तो कितना हो जाएगा c इक्वल टू -3। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पक्षांतरण करेंगे -3 आ जाएगा। इसलिए वक्र का समीकरण क्या बनेगा, वो बन जाएगा समीकरण 1 से
इस बार पूरे समूह में से हमने एक वक्र को चूज कर लिया है, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3/x और माइनस में 3। तो ये वो वक्र होगा जो बिंदु 1 से गुजरता है और उसका अवकल गुणांक या कहें तो वक्र की प्रवणता है वो dy/dx इक्वल टू 2x माइनस 3/x स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 की। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।